Hello student, this is Subhashish Sharma from Sivjyoti Educational Group, Kota. Today we are going to start our first chapter of your physical education, and the chapter name is Planning in Sports. Student, in this chapter your first topic is meaning and objective of planning. What do you mean by planning? क्या होता है प्लानिंग, कैसे होता है प्लानिंग, क्यों होता है प्लानिंग, इन सब के ऊपर आज हमें डिस्कस करना है और हमें प्लानिंग जो वर्ड है, जो टॉपिक में आया हुआ है, उसे समझना है. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश देम. Planning in sports is required because there is a definite time frame for achieving the objective, and the results are also known very clearly and in definite terms. क्या मतलब होता है प्लानिंग का? स्टूडेंट, किसी भी वर्क या कोई भी चीज़ अगर हम करने जाते हैं या हम कर रहे होते हैं, तो वो वर्क को करने से पहले वो वर्क को किस तरीके से करना है, कितना टाइम देना है, कैसे करना है, इन सब बातों का हम ध्यान कहाँ पे रखते हैं? प्लानिंग में. प्लानिंग हम करते हैं पहले, उसके बाद जो वर्क है वो प्लानिंग के बाद का पार्ट होता है. बिफोर प्लानिंग, आफ्टर वर्क. अगर आप प्लानिंग करके कोई भी काम को या प्लानिंग करके कोई भी वर्क को आप नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है, या वर्क में किसी ना किसी मिस्टेक का आपको या प्रॉब्लम आपको मिल जाता है, या वो काम ही ठीक से नहीं हो पाएगा. और जैसे कि अभी हम फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक फुटबॉल का मैच है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्ट प्लेयर को बुला के या डायरेक्ट हम ग्राउंड पे जाके खेलना शुरू कर देते हैं? नहीं, हमें प्लानिंग करना होता है, क्योंकि एक फुटबॉल का मैच अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो वो एक बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत बड़ा मतलब इसमें हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसमें कई सारे प्लेयर आते हैं, कई सारे ऑफिशियल आते हैं, कई सारे पब्लिक्स आते हैं, कई सारे मतलब उसमें वर्क होते हैं, देखने को हमें मिलता है. काफ़ी टाइम, काफ़ी बजट, काफ़ी बहुत कुछ लग जाता है उसमें. तो स्टूडेंट, प्लानिंग इसलिए हमें ज़रूरी है. हम किसी भी काम को ठीक तरीके से सक्सेसफुली अगर हमें करना है तो हमें एक गुड प्लान करके चलना है. ठीक है स्टूडेंट, अब हम थोड़ा देख लेते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव. ये तो रहा प्लानिंग के मीनिंग. अब हम बात करेंगे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव. तो स्टूडेंट, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव में पहला क्या आता है? टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स. अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपना टारगेट को टाइमली अचीव कर लेते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या है? इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस. आपका जो जीतने का कगार है वो बढ़ता है, आपका सक्सेस का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है, अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी प्लान, अगर आप ऑलरेडी प्लान करके चल रहे हो. फाइंडिंग आउट द कॉजेस ऑफ फेलियर. आप अपने किसी भी काम में अगर मान लीजिए प्लानिंग आपने किया भी है और आप वर्क करने जा रहे हो या कोई मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसमें कुछ खामियां निकल के आती हैं, तो आप उसे पकड़ लेते हो, आप उसे कैच कर लेते हो कि हाँ, इस मिस्टेक की वजह से ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, या ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, या ये चल नहीं पाया. इसलिए भी ज़रूरी है प्लानिंग. उसके बाद क्या है? डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम. हम टाइम को समझ पाते हैं कि इसमें इतना टाइम लगना है. कैसे? क्योंकि हम उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले प्लान कर लेते हैं कि उसे कैसा ऑर्गेनाइज, कितने टाइम में ऑर्गेनाइज, कितने टाइम तक ऑर्गेनाइज करना है. उसके बाद है रिमेनिंग विथ इन द बजट वाइल अचीविंग द रिक्वायर्ड टारगेट्स. कोई भी वर्क हो, फिर वो गेम हो या कोई प्रोग्राम हो, खर्चा पैसा उसमें तो लगना ही है, बजट उसमें बनना ही है, तो बजट भी प्लानिंग के अंदर ही आता है स्टूडेंट. उसके बाद आखिरी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग द एबिलिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व. वो प्लानिंग जब हम करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें कुछ लोग होते ही हैं, उन्हीं लोग तो प्लानिंग करेंगे ना. तो हम उसमें एक एक काम, जो वर्क जिस पर्सन का है, जो वर्क जिस स्टाफ का है, उस स्टाफ को वो वर्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लानिंग किए हुए हैं. इसलिए जिसका जो काम होता है वो पूरे तरीके से कर पाता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमने उसे वो वर्क दिया है. स्टूडेंट, हम समझ गए हैं प्लानिंग और प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट टॉपिक में आता है, तो हम इसे टिक मार्क करते हैं. अब हम देखेंगे स्टूडेंट वेरियस कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी.
तो स्टूडेंट वेरियस कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हम समझेंगे? इसका मतलब हम ये समझेंगे जो प्लानिंग करने वाला जो लोग होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसे हम कमिटी नाम का वर्ड हम दे सकते हैं। या कमिटी का काम क्या होता है? कोई भी वर्क या कोई प्रोग्राम या कोई गेम जो चल रहा होता है, जिसे चलाना होता है, उसके बिफोर उसके लिए प्लानिंग करना। तो ये कमेटी में एक लोग नहीं होते हैं, ये कमेटी में काफ़ी सारे स्टाफ, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो एक गुड प्लान करते हैं। किसके लिए? एक सक्सेसफुल वर्क के लिए, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम या एक सक्सेसफुल गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसलिए प्लानिंग भी हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे कि वेरियस कमेटी में कौन कौन से कमिटीज़ आ जाते हैं, तो कुछ कमिटीज़ आपके बुक में मेंशन किया गया है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला आता है कमिटी फॉर पब्लिसिटी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम फुटबॉल का गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर हम गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भाई गेम के बारे में हमें यहाँ वहाँ पता भी चलाना है, हमें बताना है कि वहाँ गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तभी तो आपके पास प्लेयर कलेक्ट होंगे, टीम कलेक्ट होगा, पब्लिक आएंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, एक इंटरटेन होगा ना। वैसा ही कमिटी फॉर पब्लिसिटी का काम ये होता है कि जो प्रोग्राम होता है या जो हमें ऑर्गेनाइज करना होता है उसे पब्लिसिटी करे, उसे एडवर्टाइज करे। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट कमेटी। प्लेयर का आना, प्लेयर का जाना, ये सब कौन देखता है? ट्रांसपोर्ट कमेटी देखता है। प्लेयर का स्टेडियम तक आना, फिर वो खेल लेते उसे जहाँ रखना है, होटल हो या लॉज हो, जो भी हो, उसे वहाँ तक पहुँचाना, ये ट्रांसपोर्ट कमेटी संभाल लेता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, खेलते हैं तो एक फुटबॉलर को उसको जर्सी, सॉक्स, शू, ईटीसी बहुत कुछ चाहिए उसे, तभी वो एक तरीके से खेल पाता है। एटसेट्रा जो भी उसे गेम का इक्विपमेंट है उसे उपलब्ध कराना हमें बहुत ज़रूरी होता है। गेम में गेम का इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, तो वो कौन उपलब्ध कराता है? वो कौन उनको देता है? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। साथ में साथ एक अच्छे साफ सुथरा ग्राउंड का भी ज़रूरत होता है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। आपने देखा है कोई भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई गेम ऑर्गेनाइज होता है, तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा प्रोग्राम हम रखते हैं और जब एंडिंग पॉइंट आता है उसका तो उसमें भी एक छोटा सा हम प्रोग्राम रख लेते हैं। तो ये सब भी कौन देखता है? आपका रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। और इनका काम एक और होता है, कुछ चाय नाश्ता जो आपको प्रोग्राम में वीआईपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये भी ये देखते हैं। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट? रिसेप्शन कमेटी। कौन से टीम आ रहे हैं, कौन से टीम आने वाले हैं, कितने प्लेयर आ चुके हैं, कितने प्लेयर आने वाले हैं, कौन वीआईपी आ रहा है, कौन वीआईपी को कहाँ वो सब सेट करना है, बैठाना है, तो ये सब चीज़ भी रिसेप्शन कमेटी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कमेटी फॉर ऑफिशियल। जब गेम चल रहे हैं तो उसमें ऑफिशियल की भी ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो वो ऑफिशियल का क्या काम होता है? गेम को ठीक से चलाना, उसको नियम कायदे के साथ चलाना, डिसिप्लिन रखना, जो रूल है वो रूल के मुताबिक चलना चाहिए, रूल का कोई उल्टा काम ना करे। अगर रूल अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो प्लेयर को हम वार्न करते हैं। ये सब काम कौन देखता है? कमेटी फॉर ऑफिशियल। क्योंकि ऑफिशियल का यूज़ गेम में बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा कि प्लेयर एक गेम को बहुत इंपॉर्टेंस दे के खेलते हैं, वैसे इस ऑफिशियल का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक गेम ऑर्गेनाइजिंग में। वैसा ही स्टूडेंट काफ़ी सारे और भी कमेटी है। अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, गेम है तो चोट लगना ही है, इंजरी होना ही है तो उसके लिए भी एक फर्स्ट एड कमेटी बनाया जाता है। प्रोटेस्ट कमेटी, फाइनेंस कमेटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो रहा वेरियस कमेटी और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब हम इसे भी टिक मार्क करते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट आपका तीसरा पॉइंट, वो है टूर्नामेंट से। स्टूडेंट क्या होता है टूर्नामेंट? लेट्स स्टार्ट। A tournament is a competition held between various teams in a particular activity according to a fixed schedule in which a winner is decided. स्टूडेंट टूर्नामेंट क्या होता है? तो टूर्नामेंट एक तरह का कंपटीशन होता है जो दो प्लेयर या दो टीम के बीच में हम करवाते हैं, जिससे हमें एक स्ट्रांग टीम या एक स्ट्रांग प्लेयर मिल जाता है आने वाले टूर्नामेंट को प्ले करने के लिए या उसे खिलाने के लिए। हम टूर्नामेंट का यूज़ अक्सर गेम में होता हुआ देखते हैं। आप कॉलेज पढ़ते हो, आप स्कूल पढ़ते हो या आप कहीं भी जाते हो, आप हमेशा सुनते होंगे कि भाई वहाँ टूर्नामेंट चल रहा है वॉलीबॉल का, वहाँ टूर्नामेंट चल रहा है बास्केटबॉल का, क्रिकेट का या बैडमिंटन का, फुटबॉल का। तो ये सब क्या होता है? ये एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें एक टीम दूसरी टीम के साथ भिड़ती है या एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ भिड़ता है, फेस करता है। तो ये गेम में अक्सर हमें देखने मिलता है। ये एक तरह का कंपटीशन है जिसमें हम स्ट्रांग टीम या स्ट्रांग प्लेयर को बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंस देखते हैं कि टूर्नामेंट का मुख्यतः क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला क्या आता है?
डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। स्टूडेंट अगर एक स्पोर्ट्स में, एक गेम में, एक फुटबॉल के गेम में एक प्लेयर खेलता है तो वो बिना ट्रेन होके या बिना प्रैक्टिस का तो नहीं खेलेगा, वो ट्रेनिंग लेके खेलेगा या प्रैक्टिस लेकर खेलेगा, खेलेगा ना। तो वैसा ही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में जो वो सीखता है वो उसे कहते हैं हम स्किल। तो जब वो खेलेगा उसी स्किल के साथ, जो स्किल वो सीखा है, तो जाहिर सा बात है कि वो स्किल डेवलप होगा उसका। इसलिए हमने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। हमें प्लेयर को चुनने में काफ़ी सहायता मिलती है, हमें प्लेयर को सेलेक्ट करने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि हम जब कंपटीशन कराते हैं तो एक स्ट्रांग प्लेयर या टीम हमें मिलता है। तो जो ये मिलने का प्रोसेस है, इसी को हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर या सिलेक्शन ऑफ टीम। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कि जब हम एक स्पोर्ट्स करा रहे हैं और जब कोई प्लेयर स्ट्रांग हमें मिल जा रहा है या टीम हमें मिल जा रही है, तो उसे हम आगे आने वाले कंपटीशन के लिए, फिर वो नेशनल कंपटीशन भी हो सकता है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी हो सकता है, जैसा ओलंपिक वगैरह सब हो गया या इंटरनेशनल में आ गया, फिर नेशनल में जैसा खेलो इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे कंपटीशन हो गया जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या ऑल इंडिया लेवल में जो मैच होता है, ये सब नेशनल कंपटीशन हो जाते हैं। तो इसी तरह कंपटीशन को फेस करने के लिए हम वो प्लेयर या टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कमिटीज। जब गेम चल रहा होता है तो एक प्लेयर खुद को ही जानता है, लेकिन अपना सामने वाला प्लेयर को तो नहीं जान पाता है। एक टीम अपने टीम मेंबर को जान पाती है, मगर जो उसके अपोनेंट में रहती है वो उसे तो नहीं जान पाती है, क्योंकि वो उसके साथ ना रहते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने अलग प्रैक्टिस करते हैं या अपने अलग प्रैक्टिस करती हैं। बस गेम के दिन उन दोनों का आपस में आमना सामना होता है, प्लेयर का भी टीम का भी। तब उस दौरान वो खेलते तो हैं, साथ में साथ एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा एक रिलेशन बना पाते हैं, एक दूसरे के साथ जान पहचान बना पाते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था टूर्नामेंट का मीनिंग और टूर्नामेंट के इम्पोर्टेंस। अब हम थोड़ा टाइप्स भी देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया है, ये सभी को हमने अभी अभी जस्ट कवर किया है। अब हम देखेंगे टूर्नामेंट के टाइप्स। स्टूडेंट, हम ध्यान दे देंगे कि टूर्नामेंट्स के 2 पॉइंट में आ जाते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक तो है इंपॉर्टेंस और एक तो है टाइप्स। इंपॉर्टेंस हमने देख लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स। तो स्टूडेंट, टाइप्स में सबसे पहले आता है नॉकआउट एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो नॉकआउट एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, इसे हम नॉकआउट एलिमिनेशन टूर्नामेंट ये अलग सा ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए हम आपको समझाते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट एलिमिनेशन एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक प्लेयर को खेलने का मौका जब तक वो जीत रहा होता है तब तक ही दिया जाता है। जैसे ही वो हारता है उसे उस टूर्नामेंट से, उसी राउंड से बाहर कर दिया जाता है। फिर वो जहाँ तक बात टीम का हो या कोई प्लेयर का हो, या टूर्नामेंट थोड़ा रिस्की भी होता है, इसलिए तो इसे हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। एलिमिनेशन मतलब बाहर कर देना, बाहर निकाल देना। क्यों, जब वो टीम हार जाता है, इसलिए ये टीम या टूर्नामेंट थोड़ा सा रिस्की रहता है। और इसका अगर हम एडवांटेज देखते हैं तो यह टूर्नामेंट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है और इसमें ज़्यादा ऑफिशियल्स की मतलब ज़रूरत हमें नहीं होती है। और डिसएडवांटेज देखते हैं तो यही है कि इसमें अगर आप एक बार हार गए तो आप टीम से बाहर निकल गए, और अगर आप जीत रहे हो तो आप खेलते जा रहे हो। यही होता है इस टूर्नामेंट में, यही हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, गेम तो एक ऐसा चीज होता ही है जिसमें हार और जीत बनता ही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग टीम हो चाहे वो वीक टीम हो। तो एक मौका और उसे देना चाहिए, क्योंकि गेम होता ही एक ऐसा चीज है। मगर ये टूर्नामेंट में आपको एक मौका कोई नहीं देता है। आपने हारा, आपको उसी टाइम वहां से हट जाना है, क्योंकि आप एलिमिनेट हो गए। हम तो सीख गए टूर्नामेंट नॉकआउट जो है उसके बारे में। इसका अब हम देखेंगे लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। स्टूडेंट, लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है, आपने हमेशा सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप लीग। ये जो टूर्नामेंट होता है ये बड़े रूप में होता है, ये बड़े लार्ज नंबर टीम या लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर में होता है। आपने अक्सर टीवी में सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप, फीफा लीग। तो लीग यूज हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास काफ़ी सारे टीम होती है, जब हमारे को जो टूर्नामेंट होता है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हमें चलाना होता है, और हमारे टीम को सभी टीमों के साथ फेस करवाना होता है, सभी टीमों के साथ खेलवाना होता है, तब हम लीग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक टीम सभी टीमों के साथ खेल सकती है, उनको एक बार हारने के बाद दूसरा बार मौका दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है जो पहले वाला टूर्नामेंट जिसमें नॉकआउट में होता था कि एक बार हारे और आप बाहर निकल गए, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि आप एक बार हार गए तो भी आपको दूसरा चांस इसमें दिया जाता है, और इसमें एक टीम सभी टीमों के साथ भिड़ती है, खेलती है। तो हम देख लिए हैं लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट।
अब हम देख लेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है कि ये इन दोनों का मिक्सअप होता है, कॉम्बाइन यानी मिलना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, जिसके अंदर आ जाते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट, जो हम लोग आगे के पार्ट में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ये होता है जिसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का मिक्सअप हम मानते हैं, जिसमें हम इन दोनों का मिक्सअप को कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर रख देते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। स्टूडेंट, चैलेंज टूर्नामेंट का मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, चैलेंज मतलब किसी को ऐसा टूर्नामेंट कि किसी को हम चैलेंज करके खेल रहे हैं, या ज़्यादातर कॉम्बैट गेम में होता है, जैसा कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सब चीज़ों में। आपने टीवी में देखा होगा 10-1 में एक आता है WWE, उसमें कोई प्लेयर बेल्ट जीत जाता है, चैंपियनशिप जीत जाता है, तो वो रिंग में जाता है, माइक में अनाउंस करता है कि मेरे पास चैंपियनशिप है, आओ मुझसे कोई मुकाबला करो और मुझसे ये चैंपियनशिप ले जाओ, कोई है तो आओ। तो वो क्या करता है, वो चैलेंज करता है। वो एक तरह का टूर्नामेंट ही आप समझ सकते हो उसको भी, क्योंकि वो भी एक तरह का भले एंटरटेनमेंट है बट गेम है, तो वो चैलेंज करता है। तो ये एक इजी सा एग्जांपल था आपको ये चैलेंज टूर्नामेंट समझने के लिए। इसमें एक प्लेयर अपने ऊपर वाले प्लेयर जो वो जीत के बैठा हुआ है उसे डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट, हमने ये भी समझ लिया कि चैलेंज टूर्नामेंट कहाँ होता है और क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं आपके सीबीएसई के पेपर के हिसाब से कि कौन से टूर्नामेंट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, तो वो है पहला और दूसरा, इट्स मीन नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट और लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। स्टूडेंट, इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो टूर्नामेंट्स के टाइप्स में जो हमने पढ़ा है, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट और लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट, इन दोनों के फिक्चर जो हमें बनाने पड़ते हैं टूर्नामेंट के अंदर, वो कैसे बनता है। जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि हम टूर्नामेंट के टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस में आपका टूर्नामेंट है और जो सीबीएसई से आपके क्वेश्चन पेपर बन के आएंगे, इसमें टूर्नामेंट के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसी के ऊपर ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ज़्यादातर अगर देखा जाता है तो टूर्नामेंट में आपसे सीबीएसई वाले नॉकआउट, एलिमिनेशन और लीग राउंड रॉबिन के ही क्वेश्चन 100% चांस रहता है आपके पेपर में आने का। अब हम इसी दोनों टूर्नामेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, टूर्नामेंट के दो, नॉकआउट, एलिमिनेशन एंड लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। स्टूडेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक टीम को खेलने का मौका उस राउंड में सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर वो टीम हार जाती है तो उसी राउंड से उस टीम को या उस प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हम नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। इसमें ज़्यादातर चांसेस, अगर आप जीत जाते हो तो आप उस राउंड में आगे चलते जाओगे, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में आप हार जाते हो, आपकी टीम या आप प्लेयर कोई हार जाता है, तो वो उसी राउंड से वो प्लेयर या वो टीम को बाहर कर दिया जाता है। इस टूर्नामेंट में थोड़ा रिस्क हमें होता ही है, इसमें हारना या हारे वाले को बाहर कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस टूर्नामेंट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। स्टूडेंट, इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें कम से कम समय लगता है और इसमें कम ऑफिशियल्स के यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि टीम जैसी ही हारती है उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाता। इस वजह से ये टूर्नामेंट लंबा नहीं चलता। जितना प्लेयर होते हैं उसी के हिसाब से वो राउंड बनते हैं फिक्चर में और मैच चलते रहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज का, तो डियर स्टूडेंट, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें प्लेयर को अपने परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता तो है, बट वो जब तक जीतता है तब तक, जैसे ही वो हार जाता है तो इसमें उसे दूसरी मौका नहीं दिया जाता, या वो उस टीम का ही क्यों ना बात हो या वो उस प्लेयर का बात हो, वो उसी राउंड से बाहर निकल जाता है, या इस टीम का डिसएडवांटेज है। जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, गेम एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हार और जीत लगी रहती है, मगर जब तक प्लेयर जीतता है इस टूर्नामेंट में आगे जाता है, जैसे ही वो हार जाता है वो इसी टूर्नामेंट से तुरंत तत्काल उसी समय बाहर कर दिया जाता है। इसलिए जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी हम कह सकते हैं। तो चलिए आइए नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर को कैसा हम रेडी करते हैं, कैसा हम प्रिपेयर करते हैं, सीखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, हमें पहले ये ध्यान रखना है कि यह टूर्नामेंट, जो इस टूर्नामेंट में जो आने वाले टीम या आने वाले प्लेयर जो होते हैं, इनकी नंबर ऑफ टीम या नंबर ऑफ प्लेयर ऑड या तो इवन में रहते हैं। जैसे कि आपके पास 7 टीम है तो 7 स्टूडेंट क्या हो गया, ऑड नंबर। और जैसे कि आपके पास 14 टीम है तो 14 क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया इवन नंबर। ये बात को भी हम ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे। चलिए पिक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास 7 टीम है, हमें 7 टीम का नॉकआउट पिक्चर बनाना है। तो हमें पहले क्या करना है, 7 टीम को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें इसे क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, n+1/2 n-1/2। ये अपर हाफ के लिए हो जाता है, ये लोअर हाफ के लिए हो जाता है। तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो n हम किसको मान के चलेंगे स्टूडेंट, 7 को। तो यहाँ में अगर हम 7 करते हैं, 7+1/2, तो वहीं यहाँ पे हो जाएगा 7 - 1/2। तो ये 6/2 या यहाँ पे बचेगा 3, और ये 8/2 यहाँ पे बचेगा 4। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ऊपर से हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया डिवाइड। अब ऑलरेडी नीचे 3 आ जाएगा, देख लीजिए 1 2 3, ये गिनने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपर हाफ में सही रखेंगे तो ऑलरेडी नीचे का आपका जो लोअर हाफ होता है वो सही बन जाता है। अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है कि ये नंबर ऑफ टीम ऑड है, तो ऑड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाय हमेशा लगेगा। जब नंबर ऑफ टीम ऑड रहता है तो बाय का यूज हमें हमेशा करना पड़ता है। जब नंबर ऑफ टीम इवन रहता है तो बाय का यूज हमें नहीं करना पड़ता है। स्टूडेंट, बाय का मतलब ये होता है कि बाय जिस टीम को भी लगती है या मिलती है, वह टीम फर्स्ट राउंड में ना खेलकर सेकेंड राउंड में खेलती है, उसे फर्स्ट राउंड का मौका नहीं दिया जाता है खेलने का। उसे बाय तभी मिलता है जब वो सेकेंड राउंड से खेलती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बाय अब हम यहाँ पे कैसे पुट करते हैं। तो स्टूडेंट, बाय निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। बाय का फॉर्मूला होता है बाय इज इक्वल टू n स्क्वायर, बाय इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को हम समझेंगे बाय का फॉर्मूला। अब ये एन स्क्वायर मतलब आप समझेंगे जैसा कि एन मतलब यहाँ पे मैंने 7 लिखा नहीं, एन स्क्वायर का मतलब हो जाता है, हम यहाँ समझेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब इसी तरह 2 की पावर हम लेके तब तक चलेंगे जब तक इस नंबर से वो एक स्टेप बड़ा ना हो। जैसा 2 की पावर 2 में हमें यहाँ 4 मिल रहा है, 4 7 से छोटा है, नहीं देखेंगे। फिर 2 की पावर हम 3 करेंगे, 3 में क्या मिल रहा है हमें 8, 8 7 से एक स्टेप बड़ा है, तो हम 8 को लेके आगे चल सकते हैं। जैसे ही ये 8 हमें मिलता है, यहाँ पे अगर आपको समझने के लिए आप सर्कल राउंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस 8 से अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देंगे। 8 - 7 = 1। तो हमें क्या मिल गया, बाय टोटल हमें कितना मिल गया, हमें बाय यहाँ पे 1 मिल चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 1 हमारे को बाय मिल गया। अब हमें देखना है कि अपर हाफ में बाय या लोअर हाफ में बाय हमें कैसे पुट करना होता है। तो नंबर ऑफ बाय -1/2, नंबर ऑफ बाय +1/2, ये होता है अपर हाफ और लोअर हाफ के बाय को पुट करने का तरीका। तो NB इट्स मीन 1, तो 1 - 1/2, यहाँ पे क्या आ जा रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। और यहीं पे अगर हम देखते हैं तो 1 + 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये अपर और लोअर हम यहाँ पे हमेशा मेंशन करेंगे ताकि आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। लोअर हाफ में 1 मिल गया है हमें, तो बाय को भी क्या तरीका होता है पुट करने का, लोअर हाफ में हमेशा बाय डियर स्टूडेंट लोअर से अपर की तरफ चलता है, और अपर हाफ में बाय अपर से लोअर की तरफ में चलता है। तो लोअर हाफ में हमें कितना मिला है, बाय 1, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अपर हाफ में 0 है तो पुट करने का हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम खेलेंगे राउंड। तब हम अभी मैच कैसा खेलना है, तो ये पहला राउंड हमारा चलेगा 1 के 2 के साथ, 1 और 2 के साथ। पहला मैच पहला राउंड का पहला मैच। दूसरा मैच चलेगा 3 और 4 के साथ। तीसरा मैच चलेगा 5 और 6 के साथ। और 7 नंबर तो बाय है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बाय हमेशा सेकंड राउंड में खेलता है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड आ चुका है। अब सेकंड राउंड में इनमें से मान लीजिए 1 जीता, इसमें से मान लीजिए 4 ने विन किया है। अब इन दोनों का मैच होगा। अब फिर इसमें 4 ने विन कर लिया। अब ये 5 और 6 के मैच में मान लीजिए 5 ने विन किया है, तो अब फिर ये 5 बाय के साथ जो 7 नंबर है, 7 नंबर के साथ राउंड 2 में अब फेस कर रहा है। तो मान लीजिए इसमें 7 ने विन कर लिया, हो गया फ्रेंड। इसके बाद ये
तीसरा राउंड स्टूडेंट। अब तीसरे राउंड में 4 और 7 के बीच में मैच होगा। मान लीजिए इसमें 4 ने विन कर लिया। ये आपका बन गया फिक्चर। ये तो आपका फिक्चर बन गया डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या देखना है कि इसको कैसा हम समझेंगे कि ये सही है या गलत है। तो हमेशा बात ध्यान में ये रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ टीम 7 है, तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास आना चाहिए 6। मतलब 7 - 1 = हमारे को 6 मिलना चाहिए, तभी ये हमारा जो फिक्चर बना हुआ है ये सही होगा। तो आइए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये बिल्कुल भी सही है। अब हम ट्राई करते हैं और इवन नंबर के फिक्चर को। ये तो रहा डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ऑड नंबर थी उसके फिक्चर। अब हम ट्राई करते हैं इवन के। तो इवन में ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होता है। इवन में क्या करना होता है, मान लीजिए 8 टीम है आपके पास, तो इसमें कोई भी बाय हमारे को देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टीम आपने लिख लिया। ज्यादा कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 इसको हाफ कर दिया हमने, फिर ये 1 2 3 4 हमारे को मिल गया है। फिर ये 1 से 2 का, 3 से 4 का, 5 से 6 का, 7 का, 8 का। ओके स्टूडेंट, ये दोनों का, अब ये दोनों का, अब ये डायरेक्ट, ये यहाँ पे हमारा को बन गया है, हमारा बन गया है। एग्जाम में मगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में टोटल आप कैलकुलेशन करके ही करेंगे। n+1/2 n-1/2। तो n यहाँ पे क्या है 8+1/2 9/2 नहीं हो रहा है। अब 9 - n-1 में वो है, तो आप इसमें क्या करेंगे 8 - 1/2 7/2। क्या ये कैलकुलेशन करना आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी करा जाता है जब हमारे को ऑड नंबर ऑफ टीम हमें मिलता है। तो हमें को ऑड नंबर नहीं मिला है, हमें क्या मिला है इवन। हमें क्या मिला है इवन नंबर ऑफ टीम। इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करने का उतना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बाय का यूज भी हमें नहीं मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझेंगे सीडिंग क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मान लीजिए 4 टीम है, ए बी सी और डी। हमें इसका फिक्चर बनाना है। तो मान लीजिए ए और बी स्ट्रॉन्ग टीम है, ए और बी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसको हम स्टार दे देते हैं। एक बात के बाद हम आपको समझा रहे हैं। ए और बी स्ट्रॉन्ग टीम है और ये दोनों वीक टीम है, इसको हम नीचे एरो करके बता देते हैं कि जो कमजोर टीम है। तो कभी कभी ऐसा होता है टूर्नामेंट में, मान लीजिए कि ए और बी का मैच होता है और सी और डी का मैच होता है। तो इन दोनों में से क्या होता है, कभी कभी एक कमजोर टीम निकल के आ जाता है और इन दोनों में से एक मजबूत टीम निकल के आ जाता है। जैसे ही कमजोर और मजबूत का मैच होता है, तो आपको पहले से ही पता है कि इसमें जीतने वाला जो टीम होगा वो, मान लीजिए इसमें ए जीत गया है, इसमें डी जीत गया, तो इसमें भी ए ही जीतेगा, क्योंकि ये टीम स्ट्रांग है, ये टीम मजबूत है। अब आपको एक बार और मैं पिक्चर बना के फिर से समझाता हूँ। अभी मान लीजिए आपके पास एक ऑस्ट्रेलिया का टीम है क्रिकेट में, एक इंडिया का टीम है, और उसके बाद आपके पास दूसरा में एक पाकिस्तान का टीम है, और मान लीजिए एक आपके पास आयरलैंड का टीम है। ठीक है, तो अब इसमें से डियर स्टूडेंट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्रिकेट में नंबर 1 में आते हैं और पाकिस्तान और आयरलैंड नंबर 1 में नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये कमजोर टीम होते हैं। तो मान लीजिए जब इन दोनों का मैच होगा तो एक कमजोर टीम ही बाहर निकलेगा, और इन दोनों का जब मैच होगा तो एक मजबूत टीम ही बाहर निकलेगा, और जब इन दोनों में मैच होगा तो मजबूत टीम ही जीत पाएगा, मजबूत टीम ही जीतेगा ना। तो इसलिए दर्शकों का जो इंटरेस्ट होता है, जो व्यूवर्स का जो इंटरेस्ट होता है, उसको पूरे टूर्नामेंट में आखिरी तक रखने के लिए हम सीडिंग का यूज कर देते हैं। अब इसमें हम सीडिंग कैसा यूज करेंगे, तो ये सीडिंग का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम होता है इसको अलग अलग ग्रुप में रख देना है। अब जैसा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक साथ यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर ऊपर अगर हमने अपर हाफ के ग्रुप में अगर हमने ऑस्ट्रेलिया दिया है तो यहाँ हम दे देंगे पाकिस्तान। उसके बाद इसको डिवाइड तो होगा ही, उसके बाद मान लीजिए इधर अगर आयरलैंड है तो इधर हम दे देंगे इंडिया। देखिए अलग अलग ग्रुप हो गया, ये अपर हाफ का ग्रुप हो गया, ये लोअर हाफ का ग्रुप हो गया। डियर स्टूडेंट हो गया ना, अपर हाफ का ग्रुप ये हो गया, लोअर हाफ का ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पे GR ग्रुप, ये ग्रुप। देखिए ग्रुप अपर हाफ, ग्रुप लोअर हाफ। तो हमने टीम को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड कर दिया है तो यहाँ कमजोर और मजबूत का मैच हो रहा है, यहाँ भी कमजोर और मजबूत का मैच हो रहा है। इसमें व्यूवर्स के इंटरेस्ट भी बने रहता है। और जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल के आता है और इंडिया बाहर निकल कर आता है तो दोनों टीम मजबूत होते हैं। तब व्यूवर का इंटरेस्ट पहले से भी ज्यादा बना रहता है पूरे टूर्नामेंट में, कि जब दो मजबूत टीम आपस में भिड़ते हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट हम सीडिंग का यूज करते हैं।
जिसमें व्यूअर्स का इंटरेस्ट मैच के टूर्नामेंट के आखिरी तक बने रहे। किसी भी तरह का कोई ऐसा टीम या किसी भी तरह का कोई ऐसा मजबूत और कमजोर टीम का आपस में भिड़ंत ना हो, ताकि व्यूअर्स यही सोच ले कि इसमें कौन जीतेगा, इसमें तो इंडिया ही जीत रहा है क्योंकि उसका साथ तो आयरलैंड खेल रहा है और आयरलैंड एक कमजोर टीम है, कौन देखेगा मैच, हमें तो ऑलरेडी पता है इंडिया जीतेगा, चलो स्टेडियम से घर। तो व्यूअर्स का मजा चला जाता है गेम से, और व्यूअर्स की वजह से जो खेल रहे हुए खिलाड़ी है उनका ऊपर भी असर आता है। वजह से सीडिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं लीग टूर्नामेंट की तरफ। इसे हम डियर स्टूडेंट लीग रॉबिन टूर्नामेंट भी कह सकते हैं, या फिर लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अच्छा रहेगा आप लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ही समझे। तो इसमें क्या होता है, इसके कुल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है साइक्लिक, एक होता है स्टेयरकेस, एक होता है टेबुलर। ये होता है आगे टूर्नामेंट, इसमें लिखा जाता है, इसमें भी टूर्नामेंट आ जाएगा और इसमें भी टूर्नामेंट हमारा आ जाता है। ये होता है 3 पार्ट इसके। तो डियर स्टूडेंट, आपके सीबीएसई के पेपर में ये नहीं पूछा जाता है, हमेशा क्या पूछा जाता है, स्टेयरकेस और साइक्लिक, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट अभी हम साइक्लिक और स्टेयरकेस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइक्लिक मेथड में क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बाय का यूज हमें करना पड़ता है जब नंबर ऑफ टीम ऑड में रहती है, और इसमें बाय का यूज तब नहीं करना पड़ता है जब नंबर ऑफ टीम इवन में रहती है।